जीव और उनकी मानसिकता। प्रकृति के नियमानुसार जीव जगत दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग समूह बनाकर रहता है और दूसरा एकाकी जीवन व्यतीत करता है। अब देखा जाए कि इनका जीवन निर्वाह कैसे होता है। एक कोशीय जीव का मन, या कहा जाए कि मन की स्थूल अभिव्यक्ति, चित्त भी क्रियाशील रहती है और केवल इतना समझ पाती है कि यह मेरा खाद्य है, ये मेरा खाद्य नहीं है, यह मेरे सोने का समय है और इस समय मुझे नहीं सोना चाहिए। शारीरिक संरचना को बचाए रखने की यह जो न्यूनतम प्रयोजनीयता है, यह एक कोशीय जीव में रहती है। प्रकृति प्रदत्त यह गुण बहुकोशीय जीवों में भी रहता है। केवल इतना अंतर रहता है कि एक कोशीय और अविकसित जीव स्वतः कुछ भी करने में अक्षम है। वे पूरी तरह प्रकृति से परिचालित होते हैं, जबकि बहुकोशीय जीव अपना जीवन निर्वाह करने में सक्षम होते हैं। भाव प्रवणता का उद्गम। बहुकोशीय जीव में अनेक कोष होते हैं, इसलिए वहाँ संघर्ष और संगठन, क्लैश एंड कोहेशन प्रारंभ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थूल मन चूर्णीकृत होकर सूक्ष्म मन में रूपांतरित हो जाता है और फिर ऐसी विकसित अवस्था में बहुकोशीय जीव आवेग और संवेग की आवश्यकता महसूस करता है। यह संवेग भौतिक धरातल के साथ साथ सूक्ष्मतर स्तर पर भी काम करता है। भौतिक धरातल से परिमार्जित होकर सूक्ष्मतर धरातल पर पहुंचने वाला जो संवेग है, उसे मनुष्य का, या ठीक कहा जाए तो समस्त विकसित जीवों का भावावेग या भाव प्रवणता कहते हैं। एकाकी और समूह में रहने की मनोवृत्ति। भाव प्रवणता दो धाराओं में काम करती है। जीवों का मतलब मनुष्य से निम्न कोटि के जीव। जीवों का एक वर्ग सोचता है, मैं अपनी ही महिमा में जगमगा रहा हूं, मैं स्वयं सम्राट हूं, मैं अपनी ही शक्ति से प्रतिष्ठित होऊंगा। इसी सोच के चलते वे समूह में नहीं रहना चाहते, एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं, पूरी दुनिया में अकेले घूमना पसंद करते हैं। इसलिए उनका पारिवारिक जीवन भी नहीं होता। बाघ, कुत्ते और इस तरह के जीव अत्यधिक भाव प्रवण हैं, लेकिन उनकी भाव प्रवणता उन्हें एकाकी जीवन की ओर बहा ले जाती है। जीवों का दूसरा समूह सोचता है, मेरी एक बुद्धि है और सभी की एक एक बुद्धि है। यदि इन सभी 40-50 लोगों की बुद्धि को मिला लिया जाए तो शारीरिक रूप से तो हम लोग शक्तिशाली हैं ही, बौद्धिक धरातल पर भी हम लोग शक्तिमान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे समूह में रहना चाहते हैं। जैसे सिंह है, हाथी है, कबूतर, ये सभी समूह में रहने वाले जीव हैं। इनका परिवार होता है, पारिवारिक जीवन भी होता है। इसी तरह साथ साथ रहते हुए वे आगे बढ़ते हैं। एकाकीपन और समूह में रहने का झुकाव हमेशा बुद्धि के विकास पर निर्भर नहीं करता। जैसे भेड़ की बुद्धि बहुत कम है, लेकिन वह समूह में रहती है, जबकि हाथी को बहुत अधिक बुद्धिमान माना जाता है, वह भी समूह में रहता है। सिंह की बुद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन फिर भी वह
समूह में रहता है। फिर आते हैं मनुष्य, सामूहिक जीवन का अभिलाषी। इन दोनों वर्गों के जीवों के जीवन वृत्ति की विवेचना करने पर हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरे वर्ग में अर्थात सामूहिक जीवन गुजारने वाली श्रेणी में आता है, लेकिन उसका सामूहिक जीवन उसकी मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। अर्थात कोई देखता है कि कौन किस से प्रभावित होकर चल रहा है, कोई सोचता है कि उसे दल बनाकर रहने से लाभ होगा और कोई समझता है कि नहीं, अगर वह अकेले रहेगा तो ज्यादा प्रगति होगी। मनुष्य का जीवन इसी तरह के चिंतन पर निर्भर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि एकाकी जीवन और सामूहिक जीवन की मानसिकता दांतों की बनावट से तय की जा सकती है। जिनके नुकीले दांत हैं उनकी जीवन पद्धति अलग, और जिनके नुकीले दांत नहीं हैं उनकी जीवन पद्धति अलग। किंतु यह वर्गीकरण सर्वथा गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि नुकीले दांत वाले जीवों में भी कुछ लोग समूह में रहते हैं और कुछ एकाकी जीवन पसंद करते हैं। सिंह नुकीले दांतों वाला प्राणी है, वह समूह में रहता है, जबकि बिल्ली के भी नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वह अकेले रहना पसंद करती है। दरअसल यह सब अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। इस विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि जीवों की अग्रगति केवल उनके दांत, नाखून और पंजों की बनावट पर नहीं, बल्कि उनकी मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। दलबंदी भाव प्रवणता की उपज। मनुष्य का बौद्धिक स्तर अन्य प्राणियों से बहुत ऊंचा है और वह सामूहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है। बौद्धिक धरातल ऊंचा होने पर भी अन्य प्राणियों की तरह उसमें भाव प्रवणता और सहजात वृत्ति दोनों विद्यमान रहती है। किसी मनुष्य में अधिक और किसी में कम। और हाँ, तर्कसंगत मन मनुष्य की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है, जो कि अन्य किसी प्राणी में नहीं है। अब होता यह है कि भाव प्रवणता पर आधारित जो सामूहिक जीवन है, दलबंदी है और उनकी जो अर्ध सामाजिक मानसिकता है, वह समूह जिसमें थोड़ी बहुत सामाजिक चेतना तो है, लेकिन पार्श्विक वृत्तियों से लड़ने की क्षमता नहीं है। मनुष्यों के बीच इन सभी जीवन पद्धतियों का विकास होता है, और चूंकि अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य में भाव प्रवणता तो है ही, उसके अतिरिक्त तर्क संगत मन भी है, विवेक भी है, और इसलिए उनमें आपस में ही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संघर्ष में कभी विवेक विजयी होता है तो कभी भाव प्रवणता पर चलने वाले जीत जाते हैं। मनुष्यों में जो सहजात वृत्ति रहती है वह बुद्धि की प्रखरता के साथ साथ कम होने लगती है। मानव शिशु का उदाहरण लें, कोई उसे स्तनपान करना, हंसना और रोना नहीं सिखाता। उसकी सहजात वृत्ति ही उसे यह सब सिखाती है। अविकसित प्राणी अपनी सहजात वृत्ति के भरोसे ही अपनी जीवन रक्षा करते हैं, किंतु विकसित जीवों की बात अलग है। उनमें भाव प्रवणता के विकास के साथ साथ सहजात वृत्ति कम होती जाती है, और फिर विवेक जागरण के बाद भाव प्रवणता भी कम हो जाती है। सामाजिक भाव प्रवणता के खतरे। भाव प्रवणता के स्तर तक पहुंचने के बाद ही प्राणी जगत दो वर्गों में बट जाता है, एकांतवास करने वाला और समूह में रहने वाला। मनुष्यों में भाव प्रवणता के विकास के साथ ही साथ उसका सामूहिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। सामूहिक जीवन पार्श्विक जीवन पद्धति, खाना पीना और सोना इत्यादि, और अर्ध सामाजिक मानसिकता सभी पूरी तरह भाव प्रवणता द्वारा ही परिचालित होते हैं। किंतु जैसे ही मनुष्यों में तर्क संगत मन का विकास होता है, विवेक जागृत होता है, वैसे ही भाव प्रवणता की परिधि छोटी होती जाती है। जब तक भाव प्रवणता रहती है तभी तक दलबंदी अच्छी लगती है, किंतु तर्क संगत बुद्धि के विकसित होते ही मनुष्य सोचने लगता है, अरे उस मजहबी नेता को मैंने अपने सिर पर चढ़ाया था, कंधे पर बिठाकर नाचा था,
उन्हें जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया था, और अब देख रहा हूं कि उन्होंने केवल पुरोहितवाद स्थापित किया, मानव समाज का कुछ भी कल्याण नहीं किया। जिसे इतना सम्मान दिया उसने सैकड़ों जातियां बनाकर मानव समाज को छिन्न भिन्न कर दिया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अमुक नेता को हमने महान समझा था, उसने राष्ट्रीय समाजवाद की बात करके बाकी सभी जनगोष्ठियों की उपेक्षा की और उनके पतन का कारण बन गया। इस तरह जब हम विवेचना करते हैं तो पाते हैं कि विवेक और तर्क संगत बुद्धि विकसित होते ही भाव प्रवणता और उस पर आधारित दलबंदी दोनों से मनुष्य सतर्क हो जाता है और सोचना प्रारंभ कर देता है कि नहीं, यह रास्ता ठीक नहीं है। सच तो यह है कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। सभी को अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और जीने का समान अधिकार है। सबाई आमार समान बुझी, शीत ताप क्षुधा तृष्णाएं ज्वाला, कची कांचागुली टांडा करे तुली, बाची बार तोरे समान बुझी। जाड़े और गर्मी, भूख और प्यास की टीस को सभी को समान रूप से महसूस करते हैं। नाजुक पौधों को विकसित करके उन्हें विशाल वृक्ष में परिणत करने के लिए सभी समान रूप से मेहनत और संघर्ष करते हैं। अब आया जाए सामाजिक भाव प्रवणता। सामाजिक भाव प्रवणता स्वार्थ व अविश्वास का मूल कारण। मनुष्य की यह जो भाव प्रवणता पर आश्रित सामूहिक जीवन व्यतीत करने की, एक दल बनाकर रहने की भावना है, इसे सामाजिक भाव प्रवणता कहते हैं। यह भौम भाव प्रवणता से करोड़ों गुना अधिक हानिकारक है, क्योंकि भाव प्रवणता मनुष्य को तार्किक बुद्धि या विवेकपूर्ण चिंतन से जितना अधिक दूर करती है, सामाजिक भाव प्रवणता उससे उसके कई गुना अधिक दूर कर देती है। असंख्य कुसंस्कारों पर आश्रित भाव प्रवणता ही पृथ्वी पर मनुष्यों को एक समूह या एक दल बनाकर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, और जब तक मनुष्य में तर्क संगत बुद्धि का विकास नहीं हो जाता तब तक यह भाव प्रवणता उसकी निर्मल बुद्धि पर घने धुंध की तरह छाई रहती है। चिंता का विषय यह है कि जब तक मनुष्य में तर्क संगत बुद्धि का विकास नहीं हो जाता तब तक वह दूसरे समूह या जनगोष्ठी की तो हानि करता ही है, साथ ही साथ अपने स्वयं के समूह में विद्यमान छोटे छोटे समूह के लोगों को भी हानि पहुंचाता है। यह छोटे समूह कहने का अर्थ हुआ परिवार। एक विशाल समूह में अनेक परिवार रहते हैं, इसलिए समूह की तुलना में परिवार एक छोटा समूह कहलाएगा। उसी तरह परिवार के हित के सामने व्यष्टि का हित छोटा कहलाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि व्यष्टि परिवार और समूह की आशा आकांक्षाएं आपस में टकराती हैं, परस्पर विरोधी हो जाती हैं, और जब व्यष्टि की महत्वाकांक्षा परिवार की आकांक्षाओं के कारण पूरी नहीं हो पाती या परिवार की आकांक्षाएं समूह के हित के कारण अधूरी रह जाती हैं, तो व्यष्टि और कभी कभी पूरा परिवार सिनिक हो जाता है, दूसरों को स्वार्थी समझने लगता है। आज के युग में मनुष्य की भाव प्रवणता बड़ी तेज गति से बढ़ रही है। दलबंदी की भावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी तुलना में तर्क संगत बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, उसे कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। भाव प्रवणता को समाप्त करके तर्क शक्ति को बढ़ाना आज की प्रथम अनिवार्यता है। तर्क शक्ति के अभाव और भाव प्रवणता की अधिकता के कारण उन्मादग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है, आत्महत्या करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। विवेक रहित भाव प्रवणता और उस पर आधारित विभिन्न समूह बनाकर रहने और केवल अपने अपने समूह का हित साधने की चिंता करने के कारण ही यह सब अनर्थ हो रहा है। सामाजिक भाव प्रवणता पर आधारित समुदाय केवल अपने सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनैतिक हित की बात ही सोचता है, दूसरों की कभी परवाह नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों में संघर्ष होने लगता है।
इस संघर्ष में जो लोग दूसरों को हरा कर खुद विजयी होना चाहते हैं, वे दुनिया को दिखाने के लिए शांति का राग अलापते हैं, निरस्त्रीकरण की घोषणा करते हैं। सच कहा जाए तो ये लोग एक नंबर के धूर्त हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर ये लोग अपनी जीत निश्चित करना चाहते हैं। उनकी कूटनीति यह रहती है कि ऊपर ही ऊपर केवल दिखावे के लिए शांति की घोषणा करते रहो, लेकिन अपनी अपनी बारूद तैयार रखो, क्योंकि समय आने पर वह तोप दागने के काम आ सके। वर्तमान सभ्यता ऐसे ही खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। अपने अपने समुदाय का हित साधने की मानसिकता और भाव प्रवणता पर आधारित अर्थ सामाजिक मनोवृत्ति अर्थात पशुओं की तरह केवल खाने पीने और सोने की सोचना के भयावह दुष्परिणाम से मानव जाति को बचाना होगा। सम समाज तत्व की अनिवार्यता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अध्ययन इसकी पहली अनिवार्यता है। पढ़ना पढ़ाना होगा और तर्क संगत मानसिकता का विकास करना होगा। इसके अतिरिक्त एक मजबूत आधार भी तैयार करना होगा, जिसके ठोस धरातल पर खड़े होकर मनुष्य संघर्षों का सामना कर सके। उस आधार का मनोविज्ञान क्या होगा? यही कि सभी इस बात को समझें, इसे महसूस करें कि जिन समस्त प्राणियों ने इस धरती पर जन्म लिया है, उनकी उम्र चाहे जितनी भी बची हो, वे सुख चैन से जीना चाहते हैं। कोई भी स्वेच्छा से इस धरती को छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसलिए उन्हें जीने का अधिकार दो, सुख शांति से रहने का अधिकार दो। सबके लिए भरपूर रसद की व्यवस्था करो, ताकि कोई भी प्राणी दुर्भाग्यजनक परिस्थितिवश समय से पहले काल कवलित न होने पाए। अर्थात धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए अन्न वस्त्र शिक्षा चिकित्सा और आवास गृह इत्यादि की व्यवस्था करो, जिससे कि जब तक वह जीवित रहे तब तक इस धरती पर बोझ नहीं वरन धरती की संपदा बनकर जीवित रहे और प्रगति की राह में निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसी मानसिकता को मैंने सम समाज तत्व का नाम दिया है। मानव जीवन की समस्त अभिव्यक्तियों और समारोहों का निर्धारण सम समाज तत्व के आधार पर करना होगा। कालिकता 14 मार्च 1982।